अगर पॉजिटिव मिलेगी तो पॉजिटिव इतनी बड़ी मिल जाएगी कि लोगों ने लाखों में अर्निंग किया, करोड़ों में अर्निंग किया, जो हजम नहीं हो पाता। और अगर नेगेटिव न्यूज मिलेगी तो वो आपको पता ही है कि किस तरीके से नेगेटिव न्यूज मिलती है कि मार्केट डाउन गया है या समथिंग समथिंग, राइट। तो दोनों ही न्यूज में जो लोग बिटकॉइन की नॉलेज नहीं रखते हैं वो लोग घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि फिर हम इस कंसेप्ट में कैसे काम करें। तो जितने भी लोग प्रोडक्ट बेस वाले हैं उनको मैं बता दूं कि आप जिस भी एक्स वाई जेड कंपनी में काम करते हो प्रोडक्ट बेस में, उस कंपनी के बारे में आप कंप्लीट नॉलेज रखते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो भी क्रिप्टो को लेकर के कंसेप्ट चलता है या जो भी ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग डॉलर्स में बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग यूएसडीटी और डॉलर्स में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उन सब जगह पे हमें बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सारे कॉइन से रिलेटेड डिटेल्स या नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है, राइट। सो हम लोग वो सारे डिटेल्स थोड़ा आज चेक कर लेंगे। जस्ट एक बार लिंक शेयर हो जाए यूट्यूब का, देन वी विल स्टार्ट। ज्यादा समय नहीं लगेगा, करीबन 25-30 मिनट में कोशिश करूंगा मैं जो भी बेसिक बिटकॉइन से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो क्लियर आउट कर दूं। देन हमारा 10:15 का सेशन जो है ये रेगुलर चालू रहेगा, यानी डेली बेसिस पे हम लोगों ने प्लान कर लिया है। तो इसके बाद भी हम लोग आगे चल करके भी सेशन करेंगे। तो इसके बाद प्लान से रिलेटेड या फिर कंपेयर अगर आप कर रहे हो कि कितना बिजनेस डालने पे आप कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हो, तो ये सारी चीजें हम लोग डे बाय डे अलग अलग दिन सेशंस के थ्रू सीखेंगे। और यहाँ पे सेशंस अलग अलग पर्सन लेंगे, जैसे कई बार सेशन मैं प्लान करूंगा, कई बार राई सर प्लान करेंगे, कई बार ताबिश सर प्लान करेंगे, कई बार और भी लीडर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं टीम फ्रीडम के, वो सारे लोग मिलके आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हमें बिजनेस को ग्रो करना है, राइट। सो ऑलरेडी जूम पे तो आई थिंक 100 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, ठीक है। Yes, sir. And we are also live on our YouTube channel. क्योंकि राइट just राइट, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर मुझे सकते पता हैं अभी चला। सेशन। Yes, yes, yes. We can continue our session. ओके ओके। सो आज का अपना टॉपिक है सर, व्हाट इज बिटकॉइन, ठीक है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर आप पहले से बिटकॉइन का नॉलेज रखते हैं तो आप समझ लीजिए आपके लिए रिकॉल का काम करेगा, रिपीट का काम करेगा नॉलेज के लिए। लेकिन मे बी अगर आपके पास बिटकॉइन का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको ये बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब दूसरे को प्लान देते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रहना चाहिए कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में मेन जो सर्वे सर्वा है वो बिटकॉइन है, ठीक है। और बिटकॉइन के बारे में अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा तो हम किस तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस बता पाएंगे, राइट। सो ऑलरेडी बाकी सारे लोग म्यूट हैं ही, जो भी होस्ट ताबिश सर या बाकी लोग अनम्यूट जो हैं वो लोग ध्यान दें। अगर मेरा वॉइस को दिक्कत होता है तो वो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जी राइट। सर, जी तो सर, मैं जी फुल सर। स्क्रीन मोड में करता हूँ अपने पीपीटी को। अभी प्रॉपर दिख रहा है सर पीपीटी? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है या बिटकॉइन कब इन्वेंट हुआ था और कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो बिटकॉइन ऑलरेडी जो लोग जानते हैं उनको पता है कि ये एक डिजिटल एसेट है और एक पेमेंट सिस्टम है जो कि डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है। यानी किसी भी देश की रेगुलरिटी या किसी भी देश की सरकार या किसी भी देश की जो भी अर्थव्यवस्था या बाकी डिटेल्स हैं वो लोग इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, इसका कोई मालिक नहीं है। हर कंट्रीज में आपको बिटकॉइन सेम प्राइस में ही दिखेगा। अगर इंडिया में जो प्राइस है वही प्राइस आपको यूएस में भी दिखेगा, वही प्राइस आपको रसिया में भी दिखेगा, वही प्राइस आपको दुनिया के हर कंट्रीज में दिखेगा। यानी सेम टाइम पे सेम प्राइस में आप पूरे दुनिया में कहीं भी ये करेंसी बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यानी कि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी हुआ। अब इसका इन्वेंशन किन्होंने किया था? सातोशी नाकामोटो ने इसका इन्वेंशन किया था 2009 में, 2009 में। अब ये सातोशी नाकामोटो कौन है इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स मार्केट में नहीं है। हो सकता है ये अकेला कोई पर्सन हो, यानी सिंगल इंसान हो, या हो सकता है कोई ये ग्रुप कम्युनिटी हो जहाँ पे 8 लोग या 10 लोग या 15 लोग हो, या हो सकता है कि सातोशी नाकामोटो बस एक नाम हो, ये करेंसी यानी बिटकॉइन किसी कंट्री ने इन्वेंट किया हो। लेकिन एक्चुअल में इसके कंप्लीट डिटेल्स किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यानी इंटरनेट पे इसको डाल दिया गया है, स्मार्ट चेन में, ब्लॉकचेन में,
और ये प्रॉपर काम कर रहा है और किस तरीके से आगे माइनिंग होता है और किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बिटकॉइन का कोई भी मालिक नहीं है, राइट? तो 2009 में इसका इन्वेंशन हुआ था और पीयर टू पीयर इसमें ट्रांजेक्शन्स होता है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस ट्रांजेक्शन को कंफर्म करने के लिए, यानी उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए माइनर्स होते हैं। जो माइनर्स कुछ पजल सॉल्व करते हैं और उस पजल को सॉल्व करने के लिए उनको बिटकॉइन गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तभी जाकर के एक इंसान से भेजा हुआ बिटकॉइन दूसरे इंसान के पास पहुंचता है। जैसे मैंने अगर आपको बिटकॉइन भेजा, सपोज $50,000 का भेजा या $10,000 का भेजा, तो उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए बीच में एक मिडिल पर्सन होता है, वो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है और मेरा पैसा आपके पास पहुंच जाता है। ना हमें किसी कंट्री से कोई लेना देना है, ना ही हमें किसी बैंक से कोई लेना देना है। तो इस तरीके से ये बिटकॉइन काम करता है। तो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। 2007, मैंने अभी बताया 2009 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ, लेकिन इस स्लाइड में आप 2007 इसलिए देख रहे हो क्योंकि सातोशी नाकामोटो, जो भी इंसान या जो भी कम्युनिटी या जो भी कंट्री होगी, उसके दिमाग में बिटकॉइन की उपज 2007 में ही हो चुकी थी, राइट? तो 2007 में उसने बिटकॉइन के बारे में सोचा और 2007 में ही उसने बिटकॉइन के ऊपर काम करना चालू कर दिया और फाइनली 31 अक्टूबर 2008 को इसका व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया। व्हाइट पेपर क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर आती है मार्केट में तो उसका व्हाइट पेपर बनाया जाता है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स होते हैं कि किस किस डेट में ये करेंसी कितनी कितनी आएगी। क्योंकि एक बार आपने व्हाइट पेपर पे जो भी चीज पब्लिश कर दिया वो एडिट नहीं किया जा सकता है, जो भी लीगल करेंसी है या जो भी जेन्युइन करेंसी है। तो 31 अक्टूबर 2008 को बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जो है वो पब्लिश कर दिया गया था कि आने वाले 100 साल तक, ठीक है, किस तरीके से बिटकॉइन कब कब डेट में कितना आएगा, वो कंप्लीट डिटेल्स हम लोग आगे जानेंगे। इसके बाद 3 जनवरी 2009, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्लाइड में क्या बताया, 2009 में बिटकॉइन फाइनली आया था। तो 3 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन का ब्लॉक जो है वो 6:15 पे एस्टेब्लिश हुआ, राइट? और वहां से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ। अगर आप ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है बिटकॉइन का वो 12 जनवरी 2009 को हुआ था, सातोशी और हेल फेनी के बीच में। तो सातोशी और हेल फेनी दो अलग अलग इंसान हैं, उन दोनों के बीच में पहला ट्रांजेक्शन हुआ था 12 जनवरी 2009 को। अब बिटकॉइन का प्राइस उस समय से कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे आगे बढ़ा वो डिटेल्स हम लोग जानेंगे, राइट? तो 5 अक्टूबर 2009 को बिटकॉइन का पहला प्राइस जो तय हुआ, यानी कि जो एक्सचेंज के रेट के हिसाब से दिखाई दिया या एक्सचेंज के राइट के हिसाब से हम लोग अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो $1 इज इक्वल टू 1309 बिटकॉइन होते हैं। 1309 बिटकॉइन इज इक्वल टू $1 था 2009 5 अक्टूबर को, राइट? और 5 अक्टूबर 2009 के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको बता दूं, अगर आज की बात हम लोग करें, यानी अगर टुडे बिटकॉइन का जो रेट है आज अगर आप बाइनेंस पे चेक करोगे तो करीबन 16 लाख रुपए के आसपास आता है। और जो भी लोग बिटकॉइन के बारे में जानते हैं उनको पता है कि ये काफी लोअर लेवल है। बिटकॉइन का जो हाइयर लेवल है वो ऑलमोस्ट करीबन $65,000 तक गया है। लेकिन अगर हम करंट वैल्यू से भी कैलकुलेट करेंगे ना तो 1309 बिटकॉइन का जो प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट करीबन 200 करोड़ रुपए होता है, 200 करोड़ रुपीस। अब 2009 के बारे में अगर आप इमेजिन करोगे, यानी आज से 13 साल पहले के फ्लैशबैक में जाओ कि 2009 5 अक्टूबर को आप क्या कर रहे थे या आपकी लाइफ क्या चल रही थी। $1 का मतलब क्या हुआ कि आप अगर कहीं जा करके 2 कप चाय भी पी लेंगे अपने दोस्त के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, तो मे भी शायद एक अच्छे रेस्टोरेंट में आपने 2009 में किया होगा, तो 2 कप चाय की कीमत $1 थी, यानी कि 70-75 रुपए थी। और आज उसी 2 कप चाय की कीमत समझ लो 1309 बिटकॉइन उस समय जो वैल्यू था, अगर अभी देखेंगे तो 200 करोड़ रुपए होते हैं, 200 करोड़ रुपीस। और ये सुनने में ऐसा लग रहा है, जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये गलत नहीं है, गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हो
कि 5 अक्टूबर 2009 को एक्चुअल में $1 में कितने बिटकॉइन होते थे, राइट? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एज में भी 30-32 साल होगी, तो उन लोगों ने 2009 के आसपास, जब जीमेल से पहले याहू मेल आता था, यानी याहू मेल अगर आप लोगों ने यूज किया होगा तो आपको याद होगा कि 2009 में जब हम लोग yahoo.com वेबसाइट खोलते थे तो आपको ऊपर में पजल दिखते थे, और उस पजल को सॉल्व करने में बिटकॉइन फ्री में मिलता था हमें। ये हमें इसलिए याद है क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग का उस समय कॉलेज था और कंप्यूटर तब नया-नया हम लोग खरीदे थे। इनफैक्ट मैं महाराष्ट्र में जब रहता था अमरावती में, तो मुझे आज भी याद है उस समय एयरटेल का इंटरनेट हुआ करता था ₹5 पर डे पे, और तब हम लोग याहू चलाते थे क्योंकि उस समय जीमेल बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, और याहू के ऊपर हम लोगों को बिटकॉइन का डिटेल्स दिखता था, पजल सॉल्व करने पे आपको बिटकॉइन फ्री में मिलते थे। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं 2009 की। लेकिन 2009 में ना हमें नॉलेज था, ना ही वर्ल्ड में किसी को नॉलेज था कि भविष्य में बिटकॉइन क्या हो जाएगा, राइट? तो ये बिटकॉइन की हिस्ट्री है जहाँ से बिटकॉइन की शुरुआत हुई 2009 से। और अगर ये कैलकुलेशन को आप देखोगे कि $1 की वैल्यू, यानी उस जमाने में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तो $1 में जितनी वैल्यू है वो आज 200 करोड़ रुपए है, वो भी सबसे डाउन मार्केट में जब 16 लाख रुपए का मार्केट है। अगर हम हाइयर मार्केट की बात करें तो $1 इज इक्वल टू 800 करोड़ रुपए होते हैं, 800 CR। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस चीज ने सिर्फ 13 साल में इतना बड़ा फासला तय किया, यानी $1 से लेकर के 800 करोड़ रुपए तक, तो क्या आने वाले 50 साल और आने वाले 100 साल में इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? क्योंकि आपको भी मालूम है कि हर 4 साल में बिटकॉइन घटते जा रहे हैं, राइट? उसके डिटेल्स हम लोग आगे चेक करेंगे। और आप सोचो कि आज से 10 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद एक बिटकॉइन की क्या वैल्यू होगी? क्योंकि 13 साल के बाद का जो गणित है वो हम लोग आज देख रहे हैं। 2009 में आप भी थे और आपके पास भी $1 थे, और आज 2022 में उस $1 की वैल्यू कितनी है वो आपके आंखों के सामने है, जो मैंने बताया करंट सिनेरियो में 200 करोड़। और अगर हम हाइयर वैल्यू में देखेंगे, यानी कि जब बिटकॉइन $65,000 पे था, तो 800 करोड़ रुपए। सो इसके आगे बढ़ते हैं। ये बताने का अर्थ यही था कि आप सब लोग जान पाए कि बिटकॉइन की वैल्यू इन फ्यूचर क्या होने वाली है। अब 22 मई 2010 की एक स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं। इनफैक्ट आप लोग ऑलरेडी इंटरनेट पे जानते ही होंगे या इंटरनेट पे पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का पहला जो रियल ट्रांजैक्शन हुआ था बिटकॉइन के ऊपर, वो एक पिज़्ज़ा को बाय करने के लिए हुआ था। और उस पिज़्ज़ा को बाय करने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए थे एक इंसान ने, जो कि एक फ्लोरिडा का प्रोग्रामर था, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। उसके पास ऑलरेडी काफी बिटकॉइन होंगे, मे बी याहू से उसने विन किया होगा या किसी भी तरीके से विन किया होगा, क्योंकि गेम्स खेलने के लिए भी तब बीटीसी का यूज किया जाता था, बिटकॉइन का यूज किया जाता था। जो लोग 2009 में एनएफएस गेम वगैरह खेलते होंगे कंप्यूटर पे, उनको 100% ये आइडिया होगा। तो 10,000 बिटकॉइन दे करके उसने एक पिज्जा बाय किया। आज के डेट में भी अगर आप पिज्जा की बात करोगे तो एक पिज्जा का कॉस्टिंग कितना होता है डोमिनोज में? ₹100 या ₹150। अगर हम 10,000 बिटकॉइन की बात करें तो आज के डेट में उस 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू होती है 1600 करोड़ रुपए, 1600 CR। अगर आप ये सोचो कि उस इंसान ने जिसने 10,000 बिटकॉइन उस समय खर्च किए 22 मई 2010 को, अगर वो 10,000 बिटकॉइन आज रखा होता तो अभी 16 लाख के वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू होती 1600 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपीज। और अगर हम हाइयर वैल्यू के हिसाब से बात करेंगे तो हाइयर वैल्यू के हिसाब से वो वैल्यू चली जाती है ऑलमोस्ट करीबन 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपीज। और ये सारी चीजें एक इंसान के पास के ट्रांजेक्शन से पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट? इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 जुलाई 2010। ठीक है, 12 जुलाई 2010 को पहली बार बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंज प्राइस पे डिस्कस हुआ, यानी एक्सचेंज में जब प्राइस आने लगा तो $0.008 से इसका प्राइस बढ़ करके $0.08 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, 12 जुलाई 2010। इसके बाद की जो बिटकॉइन की कहानी हम लोग आगे देखते हैं, यानी नवंबर 6 2010 को बिटकॉइन का जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल जो है, वो $1 मिलियन से भी एक्सीड हो गया।
यानी कि 10 लाख यूएस डॉलर से ज्यादा बिटकॉइन का मार्केट कैपिटल हो गया। और 28 जनवरी 2001 की बात अगर आप करेंगे तो विद द जनरेशन ऑफ ब्लॉक 105,000 यानी 5.25 मिलियन बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुके थे 2011 में ही। अगर पूरे दुनिया में हम बिटकॉइन की बात करें तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि 21 मिलियन बिटकॉइन आने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में। उससे एक बिटकॉइन भी ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और ये कब तक कंप्लीट होगा? 2140 तक, जो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन पहले 2 साल में, यानी कि 2009 से लेकर के 2011 तक में, पहले 2 इयर्स में ही 5.25 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी जनरेट हो चुके थे, जो कि टोटल बिटकॉइन का 25% होता है, राइट। टोटल बिटकॉइन का 25% होता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं 9 फरवरी 2011 की बात, जब एक बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो पहली बार $1 क्रॉस हो गई। यानी एक बिटकॉइन की वैल्यू 2011 9 फरवरी को $1 पे पहुंच गई। और 20 अगस्त 2011 को बिटकॉइन का कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी वर्ल्ड एक्सपो, यानी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस एंड वर्ल्ड एक्सपो हुआ, जहां पर बिटकॉइन के बारे में स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुआ न्यूयॉर्क सिटी में। क्योंकि धीरे धीरे ये करेंसी बढ़ते जा रही थी अपने आगे तरफ के। क्योंकि स्टार्ट में मैंने क्या बताया कि ये पहली करेंसी थी जहां एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक इंसान से दूसरे इंसान को आप कभी भी भेज सकते थे, आसानी से भेज सकते थे, और कहीं कोई ट्रेस वगैरह नहीं होता है। तो ऐसी करेंसी दुनिया में पहली बार आई थी, क्योंकि बिटकॉइन से पहले तो कोई दूसरा कॉइन नहीं था हमारे पास। बिटकॉइन आने के बाद और प्रॉपर तरीके से रन होने के बाद ही बाकी सारी करेंसी आई है। लेकिन बिटकॉइन जब आया तो ये पॉपुलर होने लगा। और 20 अगस्त 2011 के बाद जब ये कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में बातचीत हुई, उसके बाद बिटकॉइन और ज्यादा ग्रो हुआ। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया की, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन बिटकॉइन के किस में हुए थे? ज़ेप्पे में। लेकिन ज़ेप्पे की कहानी बाद में आएगी, या उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग बात करते हैं 28 मार्च 2013 के बारे में। सबसे पहला एक्सचेंज माहिन गुप्ता जी ने लॉन्च किया था इंडिया में, बाय सेल बिटको नाम से, जो इंडिया का पहला बिटकॉइन एक्सचेंज था जहां पे आप बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते थे। तो 2013 में बिटकॉइन इंडिया में एंटर कर चुका था। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया में दुनिया का पहला बिटकॉइन एटीएम जो है वो 2 मई 2013 को एस्टेब्लिश हो चुका था। जैसे अगर हम करंट सिनेरियो में हमारे पास जो कैश पैसा हम लोग निकालते हैं, जो रुपया निकालते हैं, वो एटीएम से निकालते हैं। अगर आप लोग एटीएम यूज करते होंगे तो आपको पता होगा एटीएम हिंदुस्तान में कब आया था, नियर अबाउट 2003 के आसपास। और सबसे पहले एसबीआई ने लॉन्च किया था। लेकिन आज के डेट में आप एटीएम की सिचुएशन देखिए, गली गली में एटीएम है। इनफैक्ट अगर आप जब एटीएम स्टार्ट हुआ था 2003 के आसपास, तो आप 4-5 साल में भी देखोगे ना, तो एटीएम बहुत दूर दूर पे होते थे, 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे। यहाँ पे काफी सारे लोग अमरावती से होंगे, क्योंकि मैं अमरावती में रहा हूँ, तो मुझे भी याद है कि पूरे अमरावती में 3 ही एटीएम हुआ करते थे। एक बडनेरा हमारे कॉलेज में, दूसरा रेलवे स्टेशन में, और तीसरा एटीएम जो है वो एचडीएफसी का हुआ करता था। तो एटीएम्स भी इतने दूर दूर पे होते थे। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? हर गली में आपको एटीएम मिल जाएंगे, और एटीएम की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में ही गूगल पे और फोन पे है। तो कोई भी चीज जब नहीं रहती है तो शुरुआत जिस तरीके से होती है, उस शुरुआत के बाद धीरे धीरे ग्रो होने में टाइम लगता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि बिटकॉइन का पहला एटीएम 2013 2 मई को ही स्टार्ट हो चुका था कैलिफोर्निया में। आज बहुत सारे कंट्रीज में बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में आप शॉपिंग कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में रेस्टोरेंट में आप बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया तो दूर की बात है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में पुणे में ऐसे रेस्टोरेंट आ गए हैं जहाँ पे क्रिप्टो थाली लॉन्च हो चुकी है, जिसका पैसा आप क्रिप्टो के रूप में दे सकते हो, राइट। तो ये सारे ट्रांजेक्शन होने चालू हो गए। उसके बाद 19 नवंबर 2000 की बात करते हैं हम लोग, सॉरी, हाँ, 19 नवंबर 2000 को, ठीक है, बिटकॉइन ने वेस्टर्न यूनियन आप सब लोग जानते होंगे, ये वो कंपनी है जो लोग इंटरनेशनली पैसा भेजते थे। यानी अगर आपका कोई रिलेटिव दुबई में काम करता है, या आपका कोई रिलेटिव सऊदी अरब में काम करता है,
तो वो आपको पैसा किस तरीके से भेजते थे, वो आपको वेस्टर्न यूनियन से भेजते थे। और आप सब लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा फीस लिया जाता था उसके लिए, बहुत बड़ा चार्जेस लिया जाता था उसके लिए वेस्टर्न यूनियन की तरफ से। तो वेस्टर्न यूनियन के ट्रांजैक्शन को बिटकॉइन ने बीट किया 19 नवंबर 2013 को। यानी सिर्फ 4 साल के ड्यूरेशन में एक ऐसी बड़ी कंपनी जो कि पूरे दुनिया में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेजती है, उसके ट्रांजैक्शन को भी बीट कर दिया बिटकॉइन, राइट? इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। 22 नवंबर 2013, आप सब लोग जानते होंगे, अभी वर्जिन गैलेक्टिक के जो ऑनर है रिचर्ड ब्रांसन, वो अभी अंतरिक्ष में घूम के आए हैं। उन्होंने एक फ्लाइट लॉन्च की है, एक प्लेन लॉन्च किया है, जो प्लेन को 2 अलग-अलग प्लेन की मदद से हवा में लेके जाते हैं और हवा में ही उतारने के बाद वो अंतरिक्ष में घूम के आता है। और आपको 3 मिनट अंतरिक्ष में घुमाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की टिकट ली जाती है वर्जिन गैलेक्टिक की तरफ से। और ये सपना ऑलरेडी उनका बहुत पहले से चल रहा है, जो कि इसी साल पूरा हुआ है 2022 में। आप देखोगे तो रिचर्ड ब्रांसन जो है वो ऑलरेडी अंतरिक्ष घूम के आ चुके हैं, उनके साथ 5 लोग और गए थे। तो उन्होंने 2013 में, यानी कि 22 नवंबर 2013 में ही बिटकॉइन एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था कि अगर आप भी अंतरिक्ष घूमना चाहते हो तो आप बिटकॉइन में अपना पेमेंट दे सकते हो, राइट? मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी 600 लोगों ने उस टूर को, यानी अंतरिक्ष घूमने के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे। जैसे अगर हम सिंगर की बात करें तो जस्टिन बीबर का आप सब लोग नाम जानते होंगे। जस्टिन बीबर ने भी वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेस टिकट बुक की हुई है अंतरिक्ष जाने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि भविष्य के बारे में सोचता है, कि जो स्पेस इंडस्ट्री को एज अ टूर यूज कर लेगा, उसने 2013 को ही भाप लिया, 2013 को ही समझ लिया कि बिटकॉइन इंडस्ट्री में अपने को काम करना चाहिए और बिटकॉइन इंडस्ट्री में आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। मैंने 600 लोगों की टिकट की बात की। आप सब लोगों के पास आपका मोबाइल होगा, कैलकुलेटर होगा। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर 600 में से एक इंसान ने भी, मैं एक इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर एक इंसान ने भी 2013 22 नवंबर को बिटकॉइन के थ्रू टिकट बुक किया होगा ना, तो आपका कैलकुलेटर काम करना बंद कर देगा। 3 लाख करोड़ रुपए होते हैं उस एक टिकट की वैल्यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस एक टिकट को एक ही इंसान ने बिटकॉइन से खरीदा होगा, लेकिन उस 600 इंसान में से अगर छोटा-मोटा ट्रांजैक्शन भी लोगों ने किया होगा ना, तो 600 में से एक टिकट की भी वैल्यू अगर उसने बिटकॉइन में जमा की होगी, तो उस बिटकॉइन की वैल्यू रखे-रखे आज 3 लाख करोड़ रुपए हो चुका होगा। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, गूगल पे भी जाकर के चेक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सितंबर 23, 2014 की। यानी 23 सितंबर 2014 को पेपल ने भी बिटकॉइन को लेना एक्सेप्ट कर दिया। और पेपल किसका था ये आपको पता है, जो आज वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, यानी कि इलॉन मस्क, उसका पेपल था। हालांकि उस समय ऑलरेडी उन्होंने पेपल हैंडओवर कर दिया था दूसरे को, यानी सोल्ड आउट कर दिया था। लेकिन जो पेपल, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जिसपे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता था, उसने भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। तो धीरे-धीरे हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे-ऐसे लोगों ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, जो लोग आज के डेट में बड़े दिग्गज हैं। 2013 में मे बी रिचर्ड ब्रांसन को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। 2014 में मे बी इलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन आज के डेट में आप 2022 में देखो, आज के डेट में आप इलॉन मस्क को 2022 में देखो, आपको पता है कि इलॉन मस्क नंबर 1 पे है और रिचर्ड ब्रांसन वो इंसान है जो 600 लोगों को ऑलरेडी अंतरिक्ष में ले जाने के लिए टिकट बुक कर चुका है। तो ऐसे फ्यूचर विजन वाले लोगों ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। इसके बाद आते हैं हम लोग 31 अक्टूबर 2014 को, जब बिटकॉइन का बूम हिंदुस्तान में आया। यानी कि पहली बार ज़ेप्पे कंपनी आई जो बिटकॉइन को बिलियंस में ले जाने वाली थी। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे, आप बिटकॉइन के बारे में थोड़ा ज्यादा नॉलेज रखते हो, तो आपको पता होगा जब ज़ेप्पे इंडिया में आया तो उसने ट्रांजैक्शन को बहुत इजी कर दिया। यानी आप आपके एटीएम कार्ड से ही बिटकॉइन को बाय कर सकते थे अकाउंट और केवाईसी बना करके। तो बिटकॉइन को खरीदना बहुत आसान हो गया। और जब से जेप्पे ने ट्रांजैक्शन अपना चालू किया वहां पे, उसके बाद से बिटकॉइन वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, राइट?
31 अक्टूबर 2014 से जब से ज़ेप्पे ने चालू किया, उसके बाद से बिटकॉइन का बूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 11 दिसंबर 2014 को, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिटकॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पे लेना स्टार्ट कर दिया, यानी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद सितंबर 2015 में जो भी कमोडिटी फीचर्स हैं, उस कमोडिटी फीचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने भी बिटकॉइन को एज अ कमोडिटी घोषित कर दिया। 2015 की बात कर रहा हूँ, सितंबर 2015। तो स्टेप बाय स्टेप हम 2009 से देख रहे हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बिटकॉइन अपने हर पड़ाव को पार कर रहा है। और नवंबर 2015 की अगर हम बात करें तो नवंबर 2015 में बिटकॉइन को नोबेल प्राइज विनर के लिए, यानी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया। अब नोबेल प्राइज क्या होता है, ये तो आप बचपन से इतिहास की किताब में पढ़ते आ रहे होंगे, राइट? लेकिन कोई भी इंसान मार्केट में आपको ये नॉलेज कभी नहीं देगा कि बिटकॉइन या नोबेल प्राइज में क्यों गया था, क्यों इस चीज का नाम गया था नोबेल प्राइज में बिटकॉइन का, क्यों? क्योंकि मिस्टेरियस क्रिएटर था ये। जिस इंसान ने भी बिटकॉइन को क्रिएट किया था, ये इतना बड़ा क्रिएशन था कि उस क्रिएशन को नोबेल प्राइज में नॉमिनेट किया गया, राइट? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग जून 2016 में। तो जून 2016 में बिटकॉइन का प्राइस $703 टच किया। पहली बार $703 टच किया जून 2016 में बिटकॉइन के प्राइस ने। और उसके बाद दिसंबर 2016 में पहली बार बिटकॉइन जो है अपने हाईएस्ट लेवल पे $900 को टच किया, $900 को टच किया, राइट? इसके आगे का सफर हम देखते हैं 2016 के बाद। 2 जनवरी 2017 को बिटकॉइन ने पहली बार $1000 को टच किया। और फाइनली 1 अप्रैल 2017 को जापान वो पहला कंट्री बना जिसने बिटकॉइन को एज अ लॉ पास कर दिया कि हमारे यहाँ बिटकॉइन ऑलवेज एक्सेप्ट रहेगा, राइट? तो 2009 से लेकर के 2017 तक की बिटकॉइन की जर्नी ये रही कि टोटल 8 साल लग गए बिटकॉइन को पहली बार किसी कंट्री के द्वारा 100% एक्सेप्ट करने में। और इनिशियल स्टेज पे जो हम लोगों ने सातोशी नाकामोटो के बारे में जो नाम बताया, जो मैं बोल रहा हूँ कि या तो वो इंडिविजुअल पर्सन है या फिर कोई कम्युनिटी है या मे भी कोई कंट्री है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक्चुअल में जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं सातोशी नाकामोटो के बारे में, वो यही बोलते हैं कि वो इंसान जापान का था। तो जापान वो पहला कंट्री बना जिन्होंने बिटकॉइन को 100% एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। 20 मई 2017 की बात करें हम, तो पहली बार बिटकॉइन ने $2000 को क्रॉस किया, राइट? और फिर आता है 2017, यानी कि ऑलमोस्ट करीबन 8 साल लग गए एक एक्सचेंज को लॉन्च होने में, जो एक्सचेंज आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिसका नाम है बाइनेंस। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते होंगे तो सारे ट्रांजेक्शन 90% ट्रांजेक्शन आपके बाइनेंस में होते होंगे। और 8 साल लग गए बाइनेंस को लॉन्च होने में, क्योंकि बिटकॉइन आया कब? 2009 में। और बाइनेंस कब आया? 14 जुलाई 2017 को। अगर आज के डेट में आप ट्रांजेक्शन्स देखोगे तो 90% ट्रांजेक्शन आपके नॉन पीपल के बाइनेंस में ही होते हो। तो 8 साल का सफर लगा बाइनेंस को और बिटकॉइन के बीच में जो गैप है वो ऑलमोस्ट 8 इयर्स का गैप है। तो जब बाइनेंस 8 साल के बाद आकर के दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बन सकता है, तो अगर पिछले 8 साल से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आप प्रोडक्ट बेस में कर रहे हो या किसी भी XYZ कंपनी में काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आएंगे तो आप भी एक बड़े लेवल पे जा सकते हैं। सो देन 2017 के बाद की कहानी हम देखते हैं, यानी कि 2 सितंबर 2017 पहली बार बिटकॉइन जो है वो $5000 को क्रॉस किया, यानी $5000 का लेवल जो है वो बिटकॉइन ने टच किया 2 सितंबर 2017 को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 28 नवंबर 2017 की। तो 28 नवंबर 2017 को पहली बार बिटकॉइन ने $10,000 का लेवल टच किया। $10,000। $10,000 का मतलब क्या होता है? 8 लाख रुपए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप सब लोगों को मालूम है, $1 की वैल्यू अगर आज देखेंगे जितनी बिटकॉइन थी पहले दिन से, उस समय $1 का मतलब था 200 करोड़ रुपए। और यहाँ अगर आप 2017 में देखेंगे तो बिटकॉइन की वैल्यू $10,000 हो चुकी है।
राइट। तो अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे तो ये सैकड़ों गुना में नहीं आएगा, ये लाखों गुना का रिटर्न आएगा, लाखों गुना। देन फिर हम लोग 28 नवंबर 2017 के बाद की कहानी देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो 28 नवंबर 2017 को पहली बार $10,000 क्रॉस हुआ था। देन 2017 से 2020 यानी 3 साल लगे उस $10,000 के पड़ाव से $20,000 आने में। देन 2020 में ही 2 जनवरी को $30,000 को टच किया। देन 7 जनवरी 2021 को ये $40,000 टच किया। उसके बाद 16 फरवरी 2021 को ये $50,000 टच किया। देन मार्च 14 2021 को ये $60,000 टच किया। और 10 नवंबर 2021 को बिटकॉइन का हाईएस्ट लेवल जो है वो $68,990 तक टच किया था, यानी ऑलमोस्ट $70,000। अगर आप देखोगे, वन सेकेंड राई सर, मैं एक सेकेंड, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मे बी। जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। राई सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? कंटिन्यू प्लीज सर, कंटिन्यू। ओके ओके ओके, तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, एक 5-7 मिनट में फिनिश हो जाएगा। तो 2010 नवंबर 21 को ऑलमोस्ट करीबन $70,000 बिटकॉइन ने टच किया। अब ये पूरी कहानी जो पिछले 20, 25, 30 मिनट में मैंने आपको बताई है, वो क्यों बताई है? वो सिर्फ ये समझाने के लिए बताई है कि अगर पिछले 10 साल 12 साल में हमारे पास बिटकॉइन का नॉलेज नहीं है या हमारे पास बिटकॉइन नहीं है, तो डेफिनेटली हमें बिटकॉइन के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये सारा डेटा कलेक्ट करने में बहुत समय लगा है। मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ काफी टाइम से, ठीक है। लेकिन जो मार्केट की सिचुएशन है, जो मार्केट की सिनेरियो है, उसमें हमें क्रिप्टो के ऊपर डाइवर्जन करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट पैरेलल रूप में। आप जिस भी XYZ कंपनी में काम करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कंपनी अच्छी है या खराब है। दुनिया की हर कंपनी अच्छे जगह पे रहती है, अपने लेवल पे अच्छे जगह पे ही रहती है। अगर आप वहाँ वेल एस्टेब्लिश हैं, अच्छे लेवल पे पैसे कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली मे बी शायद आप एक्स्ट्रा कहीं और दिमाग नहीं लगाना चाहेंगे। लेकिन जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है पिछले 25-30 मिनट में, वो सिर्फ इसलिए बताई है कि आप समझ सको कि $1 की वैल्यू, यानी $1 के बिटकॉइन की वैल्यू आज के डेट में अगर 200 करोड़ रुपए है, और एक लेवल पे यानी आज से ठीक 7-8 महीने पहले उसी एक बिटकॉइन की कीमत $70,000 तक चली जाती है। तो जब लाखों का रिटर्न आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें तो है। और बीच में जितने भी कंपनीज के या जितने भी लोगों के नाम मैंने बताए या जितने भी कंट्रीज के नाम बताए जहां पे बिटकॉइन एज अ ट्रांजेक्शन या एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट होने लगा, उससे भी हमें समझ में आता है कि आप चाहो ना चाहो आने वाले टाइम में बिटकॉइन को हर वो कंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आज के डेट में इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा एग्जांपल आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वही है, क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन में बहुत हैवी ट्रांजेक्शन हो रहे थे, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ट्रांजेक्शन बंद कर दिए गए, या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको रोक लगा दिया गया। लेकिन अगेन कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले यही हुआ कि वापस से उस ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया गया, राइट। सो इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे, जो बिटकॉइन का फ्यूचर प्रिडिक्शन है, अगर हम देखा जाए 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2023 में प्रिडिक्शन ये किया जा रहा है कि एक बिटकॉइन की कीमत $1,85,000 होगी। अगर हम आज की बात करें तो आज बिटकॉइन करीबन $20,000 के आसपास था। आप सोचो कि अगर आप एक बिटकॉइन भी रखते हो या हाफ बिटकॉइन रखते हो या 0.25 बिटकॉइन रखते हो, उतना अर्न करके अगर आज की डेट में आपके पास बिटकॉइन नहीं भी है, आपने अर्निंग किया, जिस कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स कर रहे हैं या जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं, तो उससे अर्निंग करके अगर आपने उतना बिटकॉइन खरीद लिया तो 2023 में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम 2030 की बात करें तो 2030 में इसकी वैल्यू बताई जा रही है कि ऑलमोस्ट करीबन $5 लाख होगी। और ये मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मे बी इससे हाइयर वैल्यू भी हो सकती है। और ये सारे डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। जो बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन है उसके फोरकास्ट में आप जाकर के देख सकते हो, जो भी क्रिप्टो न्यूज की वेबसाइट है। तो ये सारे फ्यूचर प्रिडिक्शन है बिटकॉइन के।
तो आप जिस भी जगह काम कर रहे हो, जिस भी कंसेप्ट में काम कर रहे हो, बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा, और चाहो ना चाहो इसके बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज लेकर के इन फ्यूचर बाय सेल करना पड़ेगा या ट्रांजेक्शन्स करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके बैंक्स में या हमारे बैंक्स में भी बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन होना चालू हो जाए। इनफैक्ट ऑलरेडी पहले हो चुका था। एक्सिस बैंक ने, आप सब लोग एक्सिस बैंक का नाम जानते हो, एक्सिस बैंक अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए बिटकॉइन का यूज करना स्टार्ट कर चुका था। मे बी बीच में जब दिक्कत आई थी, रोक लगी थी, तो शायद ट्रांजेक्शन उसने बंद किया हो, अभी शायद दोबारा स्टार्ट किया होगा। लेकिन ऑलरेडी ये सारी चीजें इंटरनेट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी कि एक्सिस बैंक ने अपना ट्रांजेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था बिटकॉइन के थ्रू, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, राइट। सो ये सारे डिटेल्स थे बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको डेट बाय डेट बताया, क्योंकि आपके पास अगर थोड़ा सा नॉलेज रहेगा कि बिटकॉइन के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन रहेगी, तो आप भी कॉन्फिडेंस से जान पाओगे कि एटलीस्ट दुनिया ना सही, हमारे पास तो कम से कम 2 4 5 बिटकॉइन होने चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर एक बिटकॉइन की वैल्यू $5 लाख होने वाली है आने वाले 5 साल या आने वाले 7 साल में, आपके पास एक बिटकॉइन भी है तो $5 लाख का मतलब क्या होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप समझदार हो। ऑलमोस्ट करीबन 4 करोड़ रुपए, राइट। ये मैं एक बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद भी थोड़ा बहुत डिटेल्स है जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है कि अगर देखा जाए तो सातोशी नाकामोटो ने जब ये कंसेप्ट बनाया और जब इसकी व्हाइट पेपर बनाई, तो उसमें सारे डिटेल्स मेंशन थे। पूरे दुनिया में 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बन सकते। 21 मिलियन बिटकॉइन ही पूरे दुनिया में आएंगे, जिसमें से पहले 2 साल में ही 25% बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में आ चुके थे। तो हर 4 साल के बाद जब बिटकॉइन हाल्विंग होता है, तो बिटकॉइन जो है वो कम बनने चालू हो जाते हैं। अगर उसकी चार्ट की हम बात करें तो मैं आपको चार्ट भी आगे दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देखोगे जब लॉन्च हुआ था तब रिवॉर्ड के रूप में एक ट्रांजेक्शन के लिए 50 बीटीसी दिए जाते थे, 50 बिटकॉइन दिए जाते थे। और उस समय करीबन 1 करोड़, ऑलमोस्ट करीबन कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 करोड़ 5 लाख बिटकॉइन जनवरी 2009 में ही ऑलरेडी माइन हो चुके थे। देन जब हाल्विंग 1 आया, बिटकॉइन हाल्विंग 1 आया, तो 2012 में ये ट्रांजेक्शन 50% हो गए, यानी 25 बिटकॉइन चालू होने लगे रिवॉर्ड में। देन इतना बिटकॉइन जनरेट हुआ। देन अगेन 2016 में हाल्विंग आया, देन अगेन 2020 में आया, और जो रिवॉर्ड है वो 50% डाउन होने लगी। और अभी 2024 में जब अगेन बिटकॉइन हाल्विंग आएगा, तो फिर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर 3.125 बिटकॉइन दिए जाएंगे रिवॉर्ड के रूप में। तो इस तरीके से जैसे जैसे समय बढ़ेगा, उस हिसाब से बिटकॉइन को लेना या बिटकॉइन को अर्न करना मुश्किल हो जाएगा माइनर्स के लिए भी। इसीलिए जो इंसान माइनिंग करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जिस तरीके से समय बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ते जाएगी, क्योंकि नए बिटकॉइन बनने कम हो चुके होंगे, राइट। और जिस तरीके से किसी भी कंट्री में अगर आप देखोगे तो कोई भी सरकार अपने हिसाब से कंट्री में करेंसी छापती है। जैसे अगर बात करोगे आप, तो कुछ कंट्री ऐसी भी है जहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लोगों ने एक्स्ट्रा करेंसी छाप दिया। लेकिन बिटकॉइन के ऊपर ऐसा कोई भी मालिकाना हक किसी का नहीं है, क्योंकि ना ही इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन बना सकती है, ना ही यूएस गवर्नमेंट बना सकती है, या फिर दुनिया की कोई भी सरकार बिटकॉइन बना नहीं सकती है। वो ऑलरेडी उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके का व्हाइट पेपर सातोशी नाकामोटो जी ने बना के गए, राइट। तो उसी तरीके से उतने बिटकॉइन बनते रहेंगे लगातार, और उसी बिटकॉइन को या तो हमें बाय करना पड़ेगा या माइनिंग करके हम कमा सकते हैं, यानी अर्न कर सकते हैं, जीत सकते हैं, राइट। तो जिस तरीके से अगर हम गोल्ड की बात करें, अगर आप देखोगे तो गोल्ड का रेट क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है और डिमांड जो है बढ़ते जा रही है। आज से 10 साल पहले आप गोल्ड की प्राइस देख लो, आज के डेट में आप गोल्ड की प्राइस देख लो। इसी तरीके से आप बिटकॉइन के बारे में सोच सकते हो कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बिटकॉइन की डिमांड बढ़ते जा रही है और सप्लाई जो है वो कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि हर 4 साल के बाद, हाल्विंग के बाद 50% बिटकॉइन बनना कम हो जाता है। इसीलिए आज के डेट में बिटकॉइन को आज के जमाने का सोना कहा जाता है। तो अगर आप बिटकॉइन के बारे में
ज्यादा अवेयर नहीं है, बिटकॉइन ऑन करने के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है, तो डेफिनेटली इस 25-30 मिनट में आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें बिटकॉइन के बारे में सोचना चाहिए। जिसके भी थ्रू आप इस सेशन में आए हो या जिसके भी थ्रू आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता चला है, उनसे डिटेल नॉलेज लीजिए। अगर उनके पास डिटेल नॉलेज नहीं है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, राही सर के पास जा सकते हैं, ताबिज सर के पास जा सकते हैं, या जिसके भी थ्रू आपको ये लिंक मिला है आप उनसे पूछ लो कि मुझे और नॉलेज चाहिए, अलग से हमें जूम मीटिंग करना है, अलग से फोन पे बातचीत करना है। हम लोग आपको प्रॉपर वे से गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप आने वाले टाइम में बिटकॉइन की अर्निंग कर पाओगे। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा था कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसी चीज है जो पिछले 10 साल 12 साल में हो सकता है कि हमने बहुत ज्यादा नहीं कमाया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं था, हमारे पास नॉलेज नहीं था। लेकिन आने वाले समय में हमारे पास बिटकॉइन नहीं है तो हम समझ लीजिए गरीब हो जाएंगे, राइट? क्योंकि हो सकता है कि आज जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में आप कपड़े खरीद रहे हैं या बाकी सारी चीजें खरीद रहे हैं तो बिटकॉइन से खरीद रहे हैं ना, आने वाले टाइम में आप फ्लिपकार्ट पे भी खरीदोगे तो बिटकॉइन से खरीदोगे, राइट? और उस टाइम पे फिर आपको लगेगा कि यार बिटकॉइन ही करेंसी है, हमें अपने बैंक में भी पैसे रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि बैंक में आप 1 लाख रखो या 10 लाख रुपए रखो, आपको 3.5% इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको भी पता है, वो भी साल भर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि आज के डेट में बिटकॉइन $20,000 पे है। अगर आप $20,000 पे बाय करते हो तो ये आपको पता है कि यहाँ से जो हायर लेवल है, इसका हाईएस्ट लेवल $69,000, उसको क्रॉस करना ही करना है, भले आने वाले 6 महीने में करे, 1 साल में करे, 2 साल में करे, लेकिन डेफिनेटली क्रॉस करेगा, राइट? सो ओवरऑल मैं यही सारे नॉलेज देना चाह रहा था बिटकॉइन के बारे में। तो अगर आप बिटकॉइन के बारे में अवेयर नहीं है या बिटकॉइन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। लेकिन एक बात जान लीजिए, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ना चाहते हुए भी आपको बिटकॉइन इंडस्ट्री यानी क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में जानना ही पड़ेगा और इस इंडस्ट्री में इन करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था, स्टार्ट योर जर्नी विथ क्रिप्टो वर्ल्ड। आपको इसको लेकर के जो भी इन फर्दर नॉलेज होगा या जो भी जानकारी चाहिए, हम लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ सेशन करेंगे 10:15 बजे, और हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि किस तरीके से हम और ज्यादा अपने लाइफ में बिटकॉइन को अर्न कर सकते हैं, या किस तरीके से हमारे रनिंग वर्क के साथ आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आज कोई प्लान डिस्कस नहीं किया, मैंने आज आपको कोई प्लान बताया नहीं है, मैंने सिर्फ यही डिटेल्स बताया है कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और आज के डेट में इसका कोई अंत नहीं है। अभी तो जस्ट शुरुआत, 10 साल हुए हैं समझ लो। आप सोचो कि जब लास्ट माइनिंग होगी 2125 या 2130 के आसपास, तब बिटकॉइन की वैल्यू क्या होगी। आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल, आने वाले 20 साल, 25 साल के बाद बिटकॉइन की वैल्यू क्या होगी। शायद उस समय 25 साल, 30 साल, 40 साल के बाद हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए अगर हम एक बिटकॉइन, आधा बिटकॉइन भी छोड़ के गए तो आप सोचो वो उस जमाने में अमीर रहेंगे, राइट? सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग और भी फर्दर सेशन में नॉलेज लेंगे। लेकिन आज के डेट में ऑलरेडी 11 बज चुका है, मुझे पता नहीं चला, करीबन 40-45 मिनट हो गए, क्योंकि हम लोगों ने 10:15 बजे 10:20 के आसपास सेशन स्टार्ट किया था। सो मे बी प्लान का डिस्कशन राही सर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। बिल्कुल सर, कल अपनी प्लान होगी, प्लान प्रेजेंटेशन होगा 8 बजे, ओके, और ताबिज भाई लेंगे बोर्ड पे, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो कल राइट सभी राइट, लोग 1 मिनट पहले ना ये लाइव सेशन को हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं। जी जी सर, जी दोस्तों सर, दोस्तों आज आपने देखा कि यहाँ पे राहुल भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको